पिछले क्लास में हमारा जो टॉपिक था, हालांकि चैप्टर का नाम तो आपका वर्क एंड एनर्जी है ना, लेकिन हमने स्क्रीन पे कहा था कि इस चैप्टर में हमको बेसिकली 3 चीजों के बारे में पढ़ना है, वर्क, एनर्जी और पावर। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक था सबसे पहला वर्क है ना, वो हमारा शुरू हो चुका था। वर्क में पूरी तरीके से 3 टॉपिक है, छोटा छोटा। ठीक है, वर्क तो आपका मेन टॉपिक हुआ, उस मेन टॉपिक के अंदर छोटा छोटा 3 टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना है। 2 हम लोग पढ़ चुके हैं अपने स्क्रीन पे, और हमने कहा था कि जो चीज़ थोड़ा बहुत थ्योरी वाला रहेगा ना, जो कि पढ़ के उसको समझा जा सकता है, वो हम लोग अपने स्क्रीन पे ही समझ लेंगे। ये हम लोग कल बात कर चुके थे, और आज हम लोग बात करने वाले हैं अपना तीसरा टॉपिक वर्क का, जो कि नाम है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, देखो पढ़ाने का ना एकदम पूरा लगातार पढ़ाया जा सकता है, कंटिन्यूसली पढ़ाया जा सकता है, एकदम कंटिन्यू पढ़ाया जा सकता है। लेकिन हम ना कंटिन्यू क्यों नहीं पढ़ाते मालूम है? क्योंकि हमारा मकसद ये होता है ना कि एनसीईआरटी का टॉपिक भी हमारा जो है ना लगातार कवर होता चले। हालांकि लगातार पढ़ाएंगे तो उसमें एनसीईआरटी टॉपिक इंक्लूड ऑलरेडी हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे टॉपिक इसलिए डिवाइड कर देते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि इस टॉपिक में क्या बात किया गया था, उसमें क्या बात किया गया है। इसीलिए मेरा मकसद होता है कि टॉपिक वाइज पढ़ाया जाए। ठीक है, लेकिन हाँ, एक बार हम फिर से कह दे रहे हैं, चाहे टॉपिक वाइज पढ़ाएं या फिर लगातार पढ़ाएं, हर एक चीज आपस में फिजिक्स में कनेक्ट रहता है ना, तो आपस में आपको इसको जोड़ने की कोशिश करना है। ठीक है, चलिए, तो तीसरा टॉपिक हमारा आज का है वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, चलिए, सबसे पहले बात, पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे पहले, यदि उसमें किसी को कोई डाउट है तो फटाक से पूछ लो, क्योंकि हमारा आज जो है वर्क जो पहला टॉपिक है हमारा, वो पूरी तरीके से खत्म होने वाला है। ठीक है, और जहां तक बात है इसके न्यूमेरिकल्स का, तो आपको मालूम है फिजिक्स में हम लोग कैसे न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। चैप्टर को खत्म करने के बाद हम लोग बाद में एक सीरीज ही अपना चला देते हैं न्यूमेरिकल्स का, तो उसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स को देख लेंगे। तो पहले पिछले वाले क्लास में किसी को कोई डाउट नहीं था? नहीं ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सबसे पहले टॉपिक का नाम तो आपका वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स ही है, लेकिन क्या कोई हमको कांस्टेंट फोर्स का मतलब बता सकता है? चलो फोर्स समझ लो, कांस्टेंट टर्म है ये बता सकता है, क्योंकि इसका जिक्र हम फिजिक्स के पहले चैप्टर में भी, दूसरे में भी और तीसरे में भी बार बार किए हैं। बिल्कुल, कांस्टेंट मतलब वो होता है जिसमें कांस्टेंट फोर्स वो होता है जिसमें उसका एक्सेलरेशन उसका चेंज हो उतना नहीं जाना है, उतना नहीं जाना है। कांस्टेंट का सीधा सा मतलब होता है जिसका वैल्यू चेंज नहीं होगा, है ना, वो लगातार एक ही जैसा रहेगा, यानी कि फिक्स रहेगा, इसी को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है, और चूंकि यहाँ पे टर्म हमारा इस्तेमाल हुआ है कांस्टेंट फोर्स, इसका मतलब ऐसा फोर्स जो कि आप लगा तो रहे हैं लेकिन वो ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे कांस्टेंट फोर्स। चलो बात समझ में आ गया। चलो अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले ना एक एक चीज एक एक करके हम लोग समझेंगे, इसका क्या यूज है ये भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलो देखो ध्यान से अब। अच्छा हाँ, एक और चीज ऑनलाइन वाले बच्चे के लिए बता देते हैं कि कल जो हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, वो तो स्क्रीन पे पढ़े थे, उसका तो आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं, और यहाँ पे जो हमने लिखा है, यहाँ पे जो हम लिखे हैं ये भी आपके नोट्स का ही है। ठीक है, तो ये सब चीज भी आपको नोट्स में दिख जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझना है कि नोट्स में हमारा अलग चीज लिखा हुआ होगा, यहाँ पे ये अलग चीज लिखे, नहीं, ये सेम टू सेम चीज आपका नोट्स में भी है। बस यहाँ पे लिखने का मकसद ये है क्योंकि हमको आज थोड़ा सा इसमें थोड़ा ज्यादा समझाना है, प्लस बोर्ड पे कुछ करके भी दिखाना है, इसीलिए हम यहाँ पे लिख दिए, बाकी ये चीज आपका नोट्स में भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है लेट अ कांस्टेंट फोर्स एफ एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। इसको ना हम एग्जांपल के तरफ, एग्जांपल को लेकर समझाते हैं। ठीक है, चलिए मान के चलिए कि हमारा व्हाइट बोर्ड है, और इसी व्हाइट बोर्ड को ना एक ऑब्जेक्ट समझ लो। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट समझ लो, और हम एक आदमी है, ठीक है, यानी कि लिविंग थिंग्स है। ठीक है, तो हम इस व्हाइट बोर्ड पे क्या कर रहे हैं, एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि हम उसको धकेलने की उधर कोशिश कर रहे हैं। कांस्टेंट फोर्स, और फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो आप सपोज कर लीजिए कि हम जो है ना 10 न्यूटन का फोर्स इस बोर्ड के ऊपर लगा रहे हैं। वो कैसा फोर्स है? कांस्टेंट फोर्स है, ना ही 10 न्यूटन से कम हो रहा है, ना ही 10 न्यूटन से ज्यादा हो रहा है। हम 10 न्यूटन का फोर्स इसके ऊपर ऐसे धक्का लगा रहे हैं बार बार। ठीक है, तो आपको ये मान लेना है। आगे बढ़ते हैं, तो लेट अ कांस्टेंट फोर्स एफ, एफ मतलब आप मान सकते हैं 10 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम 10 न्यूटन का फोर्स लगातार लगा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लेट द ऑब्जेक्ट बी डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस एस,
और जब हम इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं ना, तो आप ये भी मान लीजिए कि फोर्स लगाने के कारण इस बोर्ड में थोड़ा सा मूवमेंट आया, मतलब ये डिस्प्लेस हो गया। हम इसको धकेल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये धकेला जाएगा, है ना। तो आप मान लीजिए कि ये जो है ना कुछ दूर तक डिस्प्लेस हो गया, 5 मीटर 10 मीटर चला गया धक्का मारे तो, ठीक है। और उसको आप मान लीजिए क्या, स्मॉल एस, ये स्मॉल एस है, ठीक है, याद रखिएगा, और ये कैपिटल एफ है। तो हमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, ठीक है, और हमने जब इसको फोर्स लगाया तो वो 10 मीटर या फिर 5 मीटर, चलो मान लो कि आप 5 मीटर जो है ना वो डिस्प्लेस हो गया, यानी कि हमने धक्का मारा और वो 5 मीटर दूर चला गया, ठीक है। ये भी आपको मान लेना है। आगे बढ़ते हैं फिर। फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मतलब कि एक बार फिर से पढ़िए, लेट द ऑब्जेक्ट बी डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस एस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया, कितना, 5 मीटर। अब ऑब्वियस सी बात है, सपोज मान लीजिए कि ये हमारा यदि ये बॉटल है और इस बॉटल के ऊपर यदि हम 10 न्यूटन का फोर्स इधर से इधर की ओर लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है मेरे फोर्स का डायरेक्शन किधर है, इधर से इधर, है ना। इधर लगाएंगे तो इधर ही जाएगा ये। तो उसी प्रकार से यहाँ भी कहा गया है कि आप क्या कर रहे हैं, इस बोर्ड के ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका फोर्स लगाने का डायरेक्शन क्या है, इधर से इधर। तो ये भी डिस्प्लेस किधर करेगा, इधर से उधर ही जाएगा, है ना। वही यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लेट W बी दी वर्क डन, और जो आपने काम किया उसको आप क्या मान लीजिए, W मान लीजिए, ठीक है। अभी कौन सा काम किया सर, कैसे काम किया, ये समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस अभी फिलहाल आप ये समझिए कि हमने इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के कारण ये 5 मीटर डिस्प्लेस हो गया, बस, ठीक है। तो अब कल वाला क्लास याद कीजिए, स्क्रीन वाला। हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि कोई भी काम होगा तो उसके लिए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगना चाहिए, दूसरा फोर्स लगने के कारण उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए, यानी कि आपने फोर्स लगाया तो उसको कुछ दूरी तय करना चाहिए, तभी हमारा कहलाएगा कि हाँ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई काम हुआ है। तो अब यहाँ पे जो हमने इस बोर्ड के ऊपर हमने फोर्स लगाया, ये 5 मीटर मूव भी कर गया, तो क्या हमने कोई काम किया, बिल्कुल काम किया, है ना। फिजिक्स के नजरिए में हमने काम किया। आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए वर्क, अच्छा यहाँ पे आपको मालूम तो चल गया कि हमने फोर्स लगाया, इसमें डिस्प्लेसमेंट भी आ गया 5 मीटर का, है ना। तो हमने काम कर दिया। तो काम आपने जो किया वो कितना किया, वही अब आपको पता चलेगा। देखिए ध्यान से, वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि आपने काम जो किया वो कितना आपने काम किया, ये कैसे पता चलेगा। आप क्या करो, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने जितना फोर्स लगाया, आपने जितना फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के कारण उसमें कितना मूवमेंट आया, उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो वैल्यू आएगा उतना ही आपने काम किया। तो हमने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का लगाया, और ये डिस्प्लेस कितना हो गया, 5 मीटर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 50 आ जाएगा हमारा। तो 50, और यहीं पे अब आपको एसआई यूनिट भी वर्क का मालूम चल जाएगा, वो भी है आगे लिखा हुआ, लेकिन फिर भी जान लीजिए। नहीं देखो, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपके सामने 50, और फोर्स है ये, तो फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, कैपिटल एन से लिखते हैं। और ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट बोलो या फिर डिस्टेंस बोलो, बात सेम है। ये आपका मीटर में है तो न्यूटन मीटर, यानी कि 50 न्यूटन मीटर का आपने काम किया। बात समझ में आ गई। यही चीज हमारा होता है। तो वर्क का डेफिनेशन भी बड़ा सिंपल है, प्लस इसका फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल है। वर्क का डेफिनेशन सिंपली ये कहता है फिजिक्स कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाने के कारण यदि कोई मूवमेंट आ गया, यानी कि वो डिस्प्लेस हो गया, वो कुछ दूरी तय कर लिया, तो माना जाएगा कि आपने काम किया। आपने काम किया और जिसके ऊपर आपने फोर्स लगाया उसके ऊपर काम हुआ। जैसे हम इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो हम काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन काम हुआ किसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर, ठीक है। यही चीज हमारा कहता है वर्क का डेफिनेशन। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, जितना आपने फोर्स लगाया उसको और फोर्स लगाने के कारण उसमें जो मूवमेंट आया, जितना दूरी उन्होंने तय किया, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मालूम चल जाएगा कि आपने कितना काम किया, ठीक है। वही चीज तो हमारा इसमें भी था। तो ये छोटा सा एक एग्जाम्पल हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे आपने फोर्स को क्या माना था, कैपिटल एफ माना था, ठीक है।
और आपके फोर्स लगाने के कारण जो डिस्प्लेसमेंट आया, यानी कि जो मूवमेंट आया बॉडी में, वो स्मॉल एस आया था, है ना। तो इस वजह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और आपने वर्क डन को क्या माना था, W माना था, तो W इज इक्वल टू फोर्स को आपने कैपिटल F माना था, F इंटू एस, एस क्यों, डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो W इज इक्वल टू F इंटू एस, यही होता है आपका वर्क का फॉर्मूला, इसको आप याद रख लीजिए, ठीक है। कोई डाउट इसमें? तो अब जो है ना वर्क का, हालांकि कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स हमारा अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन वो तभी बना पाएंगे जब इसका कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला जो है वर्क का फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, यहां तक में कोई डाउट किसी को, समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। याद कीजिए हमने आपको दो क्वांटिटी पढ़ाया है, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में केवल एक ही चीज होगा, नहीं मैग्नीट्यूड और देखो दो चीज होता है, पहले बताते हैं। हाँ एक यूनिट, सॉरी एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो दो क्वांटिटी आपके पास होता है। एक क्वांटिटी आपके पास, चलो यहाँ पे लिख ही देते हैं, आप इसको यदि भूल गए हैं तो एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वांटिटी देखिए, क्वांटिटी दो प्रकार का होता है। पहला है स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा है वेक्टर। वेक्टर यहां पे नीचे लिख देते हैं, जगह नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, ये दो क्वांटिटी आपका होता है। इनमें याद क्या रखना है, स्केलर क्वांटिटी में कोई एक ही चीज होगा, या तो वो मैग्नीट्यूड हो सकता है या तो वो डायरेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि इसमें आपका या तो मैग्नीट्यूड हो सकता है या तो डायरेक्शन हो सकता है। याद रखिए यहां पे हमने और लिखा है, और का मतलब ये नहीं तो ये, और का मतलब होता है या, बस समझ में आ रही है, या तो मैग्नीट्यूड होगा या तो डायरेक्शन होगा, दोनों में से कोई एक ही चीज होगा, तभी हमारा वो कहलाएगा स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में हमारा दोनों होता है, मैग्नीट्यूड, बताइए यहां पे हमको क्या वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वेरी गुड, यस। स्केलर में अभी डायरेक्शन होगा, इसमें भी डायरेक्शन होगा। हाँ बुक में तो मेंशन किया हुआ है कि और यहाँ से मैग्नीट्यूड आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें या तो मैग्नीट्यूड हो सकता है या तो डायरेक्शन हो सकता है, तो दोनों में से यदि कोई एक चीज है तो फिर वो हमारा कहलाएगा स्केलर क्वांटिटी। लेकिन दोनों है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, तो वो हमारा कहलाएगा वेक्टर क्वांटिटी। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड एक न्यूमेरिकल वैल्यू है ना जी, न्यूमेरिकल वैल्यू, मैग्नीट्यूड एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जैसे 40, 50, 60, 70, 80, ये चीज हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये चीज आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ध्यान से लिखा हुआ है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नोट डायरेक्शन। मतलब ये कि वर्क जो आप काम कर रहे हैं उसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, यानी कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसके पास कोई खास डायरेक्शन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान से, हमने इस बोर्ड के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। फोर्स लगाने के कारण ये बोर्ड हमारा जो है ना 5 मीटर दूर तक भाग गया, डिस्प्लेस हो गया, तो आपके सामने क्या आया, 50 न्यूटन मीटर आया। तो ये जो 50 है ये आपको क्या बता रहा है, केवल एक न्यूमेरिकल वैल्यू है ना ये, क्या इसमें कहीं पे लिखा हुआ है क्या 50 न्यूटन मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट या फिर नॉर्थ या फिर साउथ, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ डायरेक्शन, यानी कि इसमें कोई भी डायरेक्शन मेंशन किया हुआ नहीं है। तो इसमें केवल आपको क्या दिख रहा है, एक मैग्नीट्यूड दिख रहा है, यानी कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू दिख रहा है। दैट इज व्हाई वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। यदि इसमें रहता कि 50 न्यूटन मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स साउथ,
तो हम कह सकते थे कि वर्क जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पे तो कहीं पे डायरेक्शन का मेंशन नहीं है। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत है अब इसमें? तो वर्क हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें केवल और केवल एक मैग्नीट्यूड ही है, डायरेक्शन जरा सा भी नहीं है। हो गया काम? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अच्छा, अब ना हमको लगता है कि आप, हालांकि यहाँ पे तो आप जान ही चुके हैं, अब आप वर्क का एसआई यूनिट अपने से बता सकते हैं। एसआई यूनिट आप वर्क का, हाँ जूल भी है, लेकिन पहले जूल के सबसे पहला वाला बताओ। न्यूटन मीटर, है ना। यानी कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 10 न्यूटन का फोर्स हमारा लगा है, 5 मीटर का हमारा उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, तो वर्क का एसआई यूनिट न्यूटन मीटर हुआ। सिंपल सी बात है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर। कैसे सिंबलाइज करेंगे? कैपिटल एन और स्मॉल एम, ठीक है, न्यूटन मीटर, या फिर आप इसको जूल भी कह सकते हैं, और जूल हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल जे से, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप न्यूटन मीटर कर लीजिए या फिर आप यहाँ पे जूल कर लीजिए। तो यहाँ पे हम जो है ना 50 न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे जूल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोनों में से जो आपको अच्छा लगेगा न्यूमेरिकल्स में आप वो इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है। तो अधिकतर देखा गया है कि बच्चों को न्यूटन मीटर नहीं याद रहता है ना, तो आप उसको जूल लिख लेता है। इसमें याद करने वाला क्या है, आप यहाँ पे देख लो ना, फोर्स है तो यूनिट न्यूटन ही होगा, डिस्प्लेसमेंट है तो मीटर ही होगा, तो न्यूटन मीटर हो गया, सिंपल। तो जो आपको अच्छा लगे आप वो एक बार लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक में कोई डाउट किसी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, इसको मिटा देते हैं, ये तो केवल एक एग्जांपल था। इसको आप कहीं पे लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है, अच्छा, 1 जूल ऑफ वर्क। अब आपको मालूम चल गया कि वर्क का एसआई यूनिट न्यूटन मीटर होता है, या फिर आप उसको जूल भी कह सकते हैं। तो हम कब कहेंगे कि 1 न्यूटन मीटर का काम हुआ, या फिर कब कहेंगे कि 1 जूल का काम हुआ? कब कहेंगे? कब कहेंगे? जब, देखिए ध्यान से, 1 जूल ऑफ वर्क इज द वर्क when a force of 1 Newton is applied on an object and the object covers a distance of 1 meter। डिस्टेंस बोलो या फिर डिस्प्लेसमेंट बोलो, मतलब कि ये 1 जूल ऑफ वर्क हम कब कहेंगे कि हो गया? तब कहेंगे जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मात्र 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, और 1 न्यूटन का फोर्स लगाने के कारण उस बॉडी में या फिर उस ऑब्जेक्ट में मूवमेंट कितने का आया? 1 मीटर का आया। तो उस केस में हम कहेंगे कि हमने वर्क किया केवल और केवल 1 जूल का या फिर 1 न्यूटन मीटर का। सपोज मान लीजिए कि हम इस बोर्ड पे जो है ना, इस बोर्ड पे हम 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो 1 मीटर का हो गया, ठीक है। और W यानी कि वर्क आप कर रहे हैं, तो वर्क का यूनिट क्या हो गया? इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं कि नहीं वर्क में, यानी कि वर्क का फॉर्मूला देखा जाए तो क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो फोर्स आपने 1 न्यूटन का लगाया, डिस्प्लेसमेंट आपने 1 मीटर का कर दिया, तो आपका यहाँ पे आ गया 1 न्यूटन मीटर बोलो या फिर 1 जूल बोलो, ठीक है। तो कोई भी यदि आप आपसे चलते फिरते पूछ ले कि 1 जूल ऑफ वर्क हो गया, ऐसा हम कब कह सकते हैं? जब, ऐसा तब कहेंगे जब आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, और 1 न्यूटन का फोर्स लगाने के कारण उसमें 1 मीटर का मूवमेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, तभी हम कहेंगे कि हाँ 1 जूल का वर्क हमारा हो गया, ठीक है। तो ये चीज हमारा था। यहां तक में डाउट किसी को? हर एक चीज समझ में आ रही है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद, हाँ ये तो हो गया। The work done by a force can be either positive or negative। मतलब ये हुआ कि जो हम फोर्स लगाते हैं ना किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और फोर्स लगाने के कारण जो उसमें मूवमेंट आता है, तो आपने फोर्स भी लगाया, उसमें मूवमेंट भी आ गया, मतलब कि आपने कुछ काम किया। तो काम आपका किया हुआ वो काम नेगेटिव काम भी हो सकता है और पॉजिटिव काम भी हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव वर्क और पॉजिटिव वर्क भी हो सकता है।
तो नेगेटिव वर्क क्या होता है और पॉजिटिव वर्क क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्क कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो वर्क 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक पॉजिटिव वर्क और एक नेगेटिव वर्क। ठीक है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले पॉजिटिव वर्क देख लीजिए। पॉजिटिव वर्क, वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव, सुनिए ध्यान से पहले, वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। हम कब कहेंगे कि पॉजिटिव वर्क हमारे द्वारा हो गया, तब कहेंगे जब फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक ही दिशा में है, तब हम कहेंगे कि पॉजिटिव वर्क हो रहा है। जैसे सपोज मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लीजिए कि ये ना एक बहुत बड़ा दीवार है, सपोज कीजिए, दीवार मत कहो इसको, चलो इसको स्क्वायर का एक बॉक्स कह लो, ठीक है, बहुत बड़ा बॉक्स है, स्क्वायर के शेप का है, और यहाँ पे है युवराज, ये युवराज है, ठीक है ये युवराज है। युवराज ना इस बॉक्स के ऊपर फोर्स लगा रहा है, यानी कि ये इधर से इधर फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स का डायरेक्शन हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये फोर्स इधर से इधर लगा रहा है, तो इसका भी मूवमेंट किधर होगा, इधर ही होगा, है ना, कि यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा। तो ये फोर्स भी इधर ही लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है। इस केस में इन्होंने जो काम किया वो पॉजिटिव काम किया, यानी कि पॉजिटिव वर्क किया। ठीक है, कोई डाउट अब इसमें? पॉजिटिव वर्क खत्म, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क, हाँ नेगेटिव वर्क है, वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। यही तो तुमको लगेगा ही इतना बढ़िया एग्जांपल दिख नहीं रहा है। तो बॉक्स है तो उसको तो हाँ वो तो हम समझ में आया, लेकिन मुंह पे आगे लग जाएगा बॉल, मतलब क्या था? अरे बॉल को दीवार पे फेंकेंगे तो वापस आएगा, तो इसके मुंह पे लग सकता है। हाँ ठीक ठीक ठीक, अच्छा चीज है। चलिए देखिए, खैर तो पॉजिटिव वर्क समझ में आ गया क्या होता है। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं और उसी डायरेक्शन में यदि हमारा मूवमेंट भी हो जाए तो हमारा पॉजिटिव वर्क हो गया। इसका जस्ट अपोजिट है हमारा नेगेटिव वर्क, है ना। मतलब कि आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट ना हो कि उसके अपोजिट में हो जाए, तो हम लोग इसको कह सकते हैं नेगेटिव वर्क। कौन सा? पॉसिबल, ये चीज, हाँ ये चीज बेसिकली पॉसिबल नहीं होता है। जैसे सपोज कीजिए, हाँ जैसे देखिए, नहीं पॉसिबल भी है, बता रहे हैं। जैसे देखिए सपोज आप ना इसके इस बोर्ड के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं, इधर की ओर आप फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि इधर से इधर आप फोर्स लगा रहे हैं, तो वैसे बात है कि बोर्ड इधर से उधर ही जाएगा, है ना। आप फोर्स इधर लगाएं और वो बोर्ड उल्टा इधर आ जाए, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हाँ इसका एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। इसका एग्जाम्पल ये है कि सपोज कीजिए कि आप रेलवे स्टेशन पे गए, ठीक है, और ट्रेन लगा हुआ है, ट्रेन को आप उधर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ट्रेन उधर से इधर ही आ जा रहा है, तो इस केस में नेगेटिव वर्क है ना तो यहाँ पे क्या है ना कि आप फोर्स का डायरेक्शन आपका ट्रेन को धक्का मारने का है, यानी कि आप, चलो मान लो कि यहाँ पे ट्रेन है, ठीक है, बस भी है, ट्रेन भी है ना, कुछ भी हो सकता है। तो सपोज कीजिए कि बस यहाँ पे लगा हुआ है, ट्रेन यहाँ पे लगा हुआ है, आपका फोर्स का डायरेक्शन किधर है? इधर से इधर आप लगा रहे हैं, लेकिन उसमें डिस्प्लेसमेंट जो है उधर से इधर आ जा रहा है। तो फोर्स आप इधर से इधर लगा रहे हैं, लेकिन वो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो उधर से इधर आ जा रहा है। तो फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अलग हुआ कि नहीं हुआ? इस केस में हम कह सकते हैं कि वहां पे नेगेटिव वर्क हुआ। हाँ चलो ठीक है। तो नेगेटिव वर्क और पॉजिटिव वर्क दोनों समझ में आ गया, है ना। तो इसको बस सिंपली ऐसे याद रखो, पॉजिटिव वर्क को। पॉजिटिव वर्क वो वर्क होता है जिसमें कि हमारा फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होता है, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। और जब फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों अपोजिट हो जाए तो उस केस में हमारा वो नेगेटिव वर्क कहलाएगा। सिंपल सी बात, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो एग्जांपल भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अब उसके बाद नेगेटिव वर्क इज डिनोटेड बाय द नेगेटिव साइन। पॉजिटिव वर्क को तो हम लोग पॉजिटिव से डिनोट करेंगे। जैसे वर्क का फॉर्मूला यहाँ पे आपने क्या देखा, W = F/S। यदि पॉजिटिव है, ऑब्वियस सी बात है कि ये F हमारा भी किस में है? पॉजिटिव में है। ये S भी हमारा किस में है? पॉजिटिव में है। लेकिन जब नेगेटिव वर्क होगा तो उस केस में हम लोग क्या कर देंगे? नेगेटिव का साइन डाल देंगे। जैसे मान लीजिए कि आप पॉजिटिव फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन उधर से रिवर्स हमारा क्या आ गया? डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो -S कर देंगे, ठीक है। या फिर
आप ऐसे भी कर सकते हैं, इधर ये दोनों पीछे तरीका वाला आपका। चला गया। कौन सा? नहीं कुछ हाँ वही चीज है इसमें। तो ये तरीका हो गया। जैसे सपोज कीजिए, जैसे मान लीजिए नेगेटिव में तो कोई ना एक चीज तो नेगेटिव रहेगा ही। जैसे आप इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो हो सकता है कि आपका फोर्स लगाना पॉजिटिव हो जाए, लेकिन उधर से रिवर्स डिस्प्लेसमेंट आ जाना ये नेगेटिव हो गया, है ना। तो कभी कभी पॉजिटिव फोर्स हो जाता है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, लेकिन कभी कभी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा और आपका फोर्स नेगेटिव हो जाएगा। तो ये ना सवाल में दिया हुआ रहता है, तो सवाल को आपको पढ़ने से ही मालूम चल जाएगा। जैसे सवाल में कह रहा है कि एक बच्चा जो है ना फोर्स लगा रहा है अपना ट्रेन के ऊपर, ठीक है। बच्ची नहीं छोटी। हाँ, एक बच्चा जो है अपना एक ट्रेन के ऊपर फोर्स लगा रहा है, लिखा हुआ रहेगा कि पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो आपको क्या मान लेना है कि जो बच्चा फोर्स लगा रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लगा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, ट्रेन पे लगा रहा है तो उधर से वो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव ही होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क। इसके साथ ही साथ 1 जूल ऑफ वर्क भी आप समझ गए और इसका फॉर्मूला क्या होता है ये भी आप समझ गए। तो यही था हमारा वर्क का तीसरा टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसमें याद रखने वाला क्या बात है वो हम बता देते हैं। इसमें याद रखने वाला 2-3 चीजें हैं, जैसे ये कि सबसे पहले तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमको ये बताता है कि वर्क हमारा तभी कैलकुलेट होगा जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने के कारण उसमें कुछ मूवमेंट हो जाए, डिस्प्लेसमेंट आ जाए, तभी हम कहेंगे कि वहां पे वर्क हुआ है, ठीक है। और इसका एसआई यूनिट आपको मालूम है, न्यूटन मीटर कह लीजिए या फिर जूल कह लीजिए, सेम है। और इसमें 1 जूल ऑफ वर्क हम कब कहेंगे कि हो गया, तब कहेंगे जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए और 1 न्यूटन का फोर्स लगाने के कारण उस ऑब्जेक्ट में 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तब हम कहेंगे कि हाँ 1 जूल का काम हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा जो वर्क है वो 2 प्रकार का हो सकता है, एक पॉजिटिव वर्क और एक नेगेटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क में फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में होगा। नेगेटिव वर्क में फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट होगा, यानी कि विपरीत होगा, दोनों अलग अलग होगा। वो हो गया हमारा नेगेटिव वर्क, ठीक है। चलिए अब ना, हालांकि ये चीज आप लिख लीजिएगा, क्वांटिटी हमारा 2 प्रकार का होता है, स्केलर और वेक्टर। ये भी आपको यहाँ पे लिख लेना है कहीं पे नोट करके, ताकि याद रहे। अच्छा, यहाँ पे ना हम एक सवाल पूछना चाहते हैं आप लोग से, ठीक है। पूरा चीज तो समझ में आ गया, अब एक सवाल पूछना चाहते हैं, ठीक है। देखिए, सपोज कीजिए, हालांकि ये जानते भी हैं आप लोग, लेकिन देखते हैं। सपोज कीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर हम ना फोर्स लगा ही नहीं रहे हैं, तो वर्क कितना हुआ, 0। मतलब ये हो गया कि आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा ही नहीं रहे हैं, है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, W = F × S होता है। तो फोर्स तो आपने नहीं लगाया, यानी कि 0 हो गया फोर्स, और अब फोर्स लगाया ही नहीं तो डिस्प्लेसमेंट तो नहीं होगा। तो 0 × S यानी कि 0, यानी कि वर्क आपने कितना किया, नहीं किया ही नहीं आपने, ठीक है। इसका एक और हो सकता है, कि मान लीजिए आपने फोर्स, हाँ इसका अपोजिट भी हो सकता है, जैसे आपने इसमें फोर्स नहीं लगाया, है ना। अब इसमें क्या हो सकता है, और दूसरा, फोर्स लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। हाँ, फोर्स लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। जैसे ये बड़ा सा दीवार है ना, इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, दीवार हिल ही नहीं रहा है, इसमें डिस्प्लेसमेंट आ ही नहीं रहा है। फोर्स तो लगाए, लेकिन क्या इसमें जरा सा भी डिस्प्लेसमेंट आया, नहीं आया। तो इस केस में भी चलो मान लो कि आपने फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन का, इंटू एस, तो आपने डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, तो यहाँ पे एस का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। यानी कि इस केस में भी W = 0, इसमें भी आपने कोई काम नहीं किया, ठीक है। हाँ, ये सब तो कल ही बता चुके हैं, तो खैर इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब। तो यही था हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट वर्क को लेकर। और हाँ, यही छोटा छोटा सा चीज आपको अभी मालूम है, लेकिन जब न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व करेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में जो रखना है, वो रखना है पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क। सवाल आपको ना किस प्रकार से देगा, एक केस बेस्ड क्वेश्चन दे देगा। सपोज कीजिए, है ना, एनसीईआरटी में तो हालांकि वैसा बहुत कम है, ना ही के बराबर है केस बेस्ड, लेकिन एग्जाम में एक केस बेस्ड क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, और उसमें आपको जो है ना वर्क निकालने के लिए कह दिया, लेकिन क्या पता उसमें नेगेटिव वर्क आ जाए या फिर पॉजिटिव वर्क वाला सवाल आ जाए। तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि हमको ये इसमें किसके ऊपर बात कर रहा है, पॉजिटिव वर्क के ऊपर बात कर रहा है या फिर नेगेटिव वर्क के ऊपर बात कर रहा है। ऑब्वियस बात है, यदि नेगेटिव वर्क का बात कर रहा है तो आंसर आपका नेगेटिव में आएगा, है कि नहीं। चलिए, अब कोई डाउट इसमें, तो आपको
ध्यान से सवाल पढ़ना है और पहले तो यही पता कर लो सवाल पढ़ के कि ये जो सवाल दिया हुआ है वो पॉजिटिव वर्क पे दिया हुआ है या फिर नेगेटिव वर्क पे दिया हुआ है। पॉजिटिव वर्क में है तब तो कोई बात ही नहीं है, सिंपली ये फॉर्मूला लगाएंगे निकाल देंगे। लेकिन यदि नेगेटिव वर्क दिया है तो आपको उसमें फाइंड करना पड़ेगा कि नेगेटिव हमारा क्या है, फोर्स है या फिर डिस्प्लेसमेंट है। उसके बाद फिर आपको ये फॉर्मूला लगा के निकालना पड़ेगा। हालांकि ये चीज़ हम अपने न्यूमेरिकल्स में सॉल्व कर लेंगे, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए मैं आपको यहाँ पे बता दी है ताकि हम न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व करें तो आपको याद रहे। अब कोई डाउट नहीं होगा इसमें। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हमारा जो ये पहला जो टॉपिक था वर्क वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। ठीक है, यहीं तक था हमारा। उसके बाद हमारा शुरू होता है एनर्जी। एनर्जी खत्म करने के बाद शुरू होगा फिर पावर। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग खत्म करेंगे और लास्ट में फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स को बनाएंगे। ठीक है, हाँ वो हमारा खत्म हो जाएगा, फिर न्यूमेरिकल्स लास्ट में बना लेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।